जय श्री श्याम। आज हमारा बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 20 रहेगा। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट सेकेंड का लेक्चर नंबर 7 रहेगा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऊष्मा चालन तथा ऊष्मा का अभिगमन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चरों के अंदर हमने गैसों के अभिगमन परिघटनाओं के बारे में चर्चा की थी और उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने संवेग के अभिगमन के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हमने क्या भी श्यानता गुणांक की वैल्यू को फाइंड किया था। और आज हम ऊष्मा के अभिगमन के बारे में पढ़ेंगे या किस प्रकार से क्या भी गैसों के अंदर ऊर्जा का अभिगमन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ऊष्मा चालकता गुणांक की की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अपनी सेम कंडीशन रहेगी। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने जिस प्रोसेस के कारण क्या भी श्यानता गुणांक की वैल्यू को फाइंड किया था उसी प्रोसेस से क्या है भी हम ऊष्मा चालकता गुणांक की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सेम प्रोसेस के आधार पे मानते हैं बे हमारे पास क्या है भी गैस है बी ए बी तथा सी डी पृष्ठ के मध्य क्या है भी गैस भरी हुई है। ए बी तथा सी डी पृष्ठ के मध्य क्या है भी गैस भरी हुई है। ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लो क्या है भी T1 है, इसका टेम्परेचर मान लो क्या है भी T2 है। T2 टेम्परेचर ज़्यादा है T1 टेम्परेचर से। मीन्स क्या है भी सी डी प्लेट का टेम्परेचर क्या है भी वो ज़्यादा है ए बी प्लेट के ए बी परत के टेम्परेचर से। ठीक है, अब क्या है भी स्थायी अवस्था के अंदर क्या है भी गैसों को परत के रूप में मानते हैं। इस प्रकार से मान लो। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे जैसे ए बी प्लेट से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर का मान क्या होता जाता है भी इंक्रीज होता हुआ जाता है। जैसे जैसे हम ए बी प्लेट से ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर का मान क्या होता जाएगा भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जेड दिशा में क्या हो जाती है ताप प्रवणता करली टी अपॉन करली जेड उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है भी ताप प्रवणता करली टी अपॉन करली जेड उत्पन्न हो जाते हैं। दोबारा देखिएगा, ए बी तथा सी डी पृष्ठों के मध्य गैस भरी हुई है। स्थायी अवस्था के अंदर के गैस को परतों के रूप में मानते हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर का मान इंक्रीज होता जाता है और हमारे पास क्या है ताप प्रवणता करली टी अपॉन करली जेड उत्पन्न हो जाती है। अब क्या है भी उसके बाद में हम ये मानते हैं भी कोई भी परत इस कंडीशन के अंदर अपने ठीक नीचे वाली परत को क्या भी ऊष्मा का अभिगमन होता है या क्या होता है भी कोई भी परत अपने ठीक नीचे वाली परत को क्या भी ऊष्मा प्रदान करती है। या हम बोल सकते हैं बी ए बी प्लेट क्या भी ठंडी प्लेट है, सी डी प्लेट क्या भी अपनी गर्म प्लेट है। इसकी अपेक्षा बी कोई गर्म प्लेट ठंडी प्लेट को क्या भी ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं सेम कंडीशन उसी के आधार पर। सेम कंडीशन क्या उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए भी ए बी प्लेट का टेम्परेचर क्या है बी ये T1 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दिया गया भी T1 टेम्परेचर है। सी डी प्लेट का टेम्परेचर क्या है भी हमारे पास T2 है। अब क्या है भी जेड दूरी पे भी कोई प्लेट दी गई है उसका टेम्परेचर मान लो कि अभी आपके पास T है। भी जेड दूरी पे कोई प्लेट ये मान लो P प्लेट है, ये Q प्लेट है और ये R प्लेट है। कोई प्लेट Q है जिसका टेम्परेचर मान लो कि अभी T है। ये दूरी मान लो क्या लैम्डा है, ये दूरी भी मान लो क्या है भी लैम्डा है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी भी जेड प्लस लैम्डा, यहाँ से ये क्या हो जाएगी भी जेड माइनस लैम्डा। जेड प्लस लैम्डा दूरी पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा भी अपना टी प्लस लैम्डा करली टी अपॉन करली जेड, यही होगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा भी ताप प्रवण भी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर का मान क्या हो जाता है भी चेंज हो जाता है। इसको क्या है भी प्रवणता के रूप में डिनोट करेंगे। ये दूरी भी क्या है भी आपकी लैम्डा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा भी इस प्लेट की इस टी टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या होगा भी आर का कम होगा।
तो ये क्या हो जाए टी माइनस लैम्डा करली टी अपॉन करली जेड। टेम्परेचर की कंडीशन तक क्या कंप्लीट है। अब क्या अभी मानो देखिएगा कंडीशन यहां तक क्या अभी कंप्लीट हो गया। अब आगे डिस्कस करते हैं भी गैस के एकांक, गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है तो किसी निश्चित दिशा में गति करने वाले अणुओं की संख्या NY6 होगी। एकांक आयतन के अंदर अणुओं की संख्या क्या है भी स्मॉल n है तो किसी निश्चित दिशा में गति करने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी भी NY6 होगी। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कोई भी गैस है भी वो सभी दिशाओं में क्या करती है भी गति करती है। यदि वो x में जा रही है तो वो भी y में भी जाएगी। भी गैस के अणु के भी सभी दिशाओं में गति करते हैं। x के अंदर भी जा रहे हैं, y में भी जा रहे हैं, z में भी जा रहे हैं, माइनस x में भी जा रहे हैं, माइनस y में भी जा रहे हैं तो माइनस z में भी जा रहे हैं। तो मानते भी टोटल अणुओं का 1/6 पार्ट क्या भी प्रत्येक दिशा में क्या भी गति करता है। तो यहाँ पे क्या n है तो ये क्या हो जाएगा भी NY6 पार्ट हो जाएगा। ये आगे कंडीशन माने तो प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है तो निश्चित दिशा में गति करने वाले अणुओं का द्रव्यमान क्या हो जाएगा अभी MNY6 होगा। अणुओं की संख्या NY6 है, एक का द्रव्यमान क्या है भी m है तो m इंटू NY6 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब क्या है भी सेम प्रोसेस है, ये बात थोड़ा याद रखना, इसका आगे क्या है भी यूज है काफी ज्यादा। अब देखते हैं भी एक कंडीशन की ओर की तरफ। यदि अणुओं की माध्य चाल c बार है तो यदि अणुओं की माध्य चाल c बार है तो किसी परत के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड किसी निश्चित दिशा में पार करने वाले अणुओं की संख्या Nc/6 होगी। यही होगी। भी अपने पहले वाली कंडीशन के अंदर हमने एक चीज को फाइंड किया था, वो चीज क्या फाइंड की थी हमारे पास भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर ये माना था भी यहाँ पे क्या भी कोई क्यू परत है, ये पी परत है, यहाँ पे क्या भी एक सिलेंडर की कल्पना की थी। सिलेंडर की ऊंचाई क्या थी भी लैम्डा थी, ये क्या है भी इसका एरिया क्या था भी एकांक क्षेत्रफल माना था। बेलन का आयतन टोटल क्या हो गया था भी बेलन की कल्पना हुई थी πr² h होता है, πr², वहां पे एकांक क्षेत्रफल था। लैम्डा की वैल्यू क्या थी वहां पे, बेलन की जो ऊंचाई क्या थी वो क्या थी भी हमारे पास लैम्डा थी। टोटल वहां पे क्या आ गया था भी πr² थी, एकांक क्षेत्रफल था, ऊंचाई क्या थी भी इसकी लैम्डा थी। तो ये क्या हो गया था भी हमारा
टोटल आयतन लैम्डा हो गया था बेलन का। उसके अकॉर्डिंग क्या है भी उसकी माध्य चाल सी बार मानी थी। तो उस कंडीशन के अंदर हमने जो वैल्यू को फाइंड किया था बी किसी एक निश्चित दिशा में गति करने वाले अणुओं की संख्या वहां पे NC/6 फाइंड की थी। ज़्यादा डेराइव देखना तो पीछे वाले डेरिवेशन को क्या भी एक बार दोबारा देख लेना। तो क्या भी किसी परत के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड किसी निश्चित दिशा में गति करने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी भी NC/6 होगी। तो ये मान लो NC/6 अणु NC/6 अणु, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये जो यहाँ पे NC/6 निकालना है, सेम कंडीशन क्या है अभी यहाँ पे सिलेंडर की कल्पना करके एकांक क्षेत्रफल मान के लैम्डा क्या है भी इसकी ऊंचाई मान के बेलन की और वहां से क्या है भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सेम कंडीशन निकालेंगे भी ऊर्जा की, वो किस प्रकार से निकालेंगे भी यहाँ पे Q परत के ऊपर निकालेंगे भी परत P से क्या है भी जो आ रहे हैं वो क्या है भी इस टेम्परेचर को ग्रहण करके भी जो परत P से जो अणु आ रहे हैं वो क्या है भी इस टेम्परेचर को ग्रहण कर और यहाँ से परत Q को क्या है भी नीचे की तरफ पार करते हैं। तो वहां पे जो उस अणुओं की अभिगमित ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, देखिएगा परत P से टक्कर के बाद यहाँ पे जो गैसों के अंदर अणु होंगे वो आपस में क्या है भी इधर उधर क्या है भी टक्कर करते हुए रहते हैं। तो परत P से टक्कर के बाद ताप T+ लैम्डा करली T/z ग्रहण कर, ठीक है, ग्रहण कर परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड पार करने वाले परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड पार करने वाले अणुओं की कुल अभिगमित ऊर्जा क्या हो जाएगी भी यहाँ पे क्या भी ऊपर नीचे सेम कंडीशन के आधार पे क्या भी अणु ऊपर नीचे क्या भी गति करते हैं, ठीक है। तो परत P से टक्कर के बाद टेम्परेचर ये ग्रहण कर परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड पार करने वाले अणुओं की कुल अभिगमित ऊर्जा क्या हो जाएगी, सिंगल अणु की अभिगमित ऊर्जा क्या होती है भी 1/2 FkT होती है और F यहाँ पे क्या है भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सिंगल अणु की ऊर्जा क्या होती है 1/2 FkT होती है, ठीक है। और F यहाँ पे क्या है भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या जो हमने क्या है भी इसी लेक्चर के अंदर हमने क्या पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में अच्छी तरीके से क्या भी पढ़ा था। तो यहाँ कुल अभिगमित ऊर्जा ज्ञात करनी है परत P से टक्कर के बाद इस टेम्परेचर को ग्रहण कर परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड पार करने वाले अणुओं की कुल अभिगमित ऊर्जा वो क्या हो जाएगी बे 1/2 Fk। टेम्परेचर क्या है बे इस अणुओं का, ये टेम्परेचर है, यही होगा T+ लैम्डा करली T/z। ये तो हो गया भी एक सिंगल अणु का। कितने अणु आते हैं NC/6 ये चीज आ जाएगी, ये चीज फाइंड होगी।
इसमें इक्वेशन नंबर दे दो, क्या है भी 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब क्या है भी परत Q को ऊपर की तरफ भी क्या है भी अणु गुजरते हैं, उन अणुओं की भी अभिगमित ऊर्जा निकालो। भी यहाँ पे गैस के अंदर क्या है भी बहुत सारे अणु हैं, भी परत Q को कुछ अणु नीचे की तरफ पार करते हैं, परत Q को क्या है भी कुछ अणु क्या है भी ऊपर की तरफ पार करते हैं। भी गैसों के अंदर क्या है भी अणु क्या है भी इधर उधर गति करते हुए रहते हैं। अब यह मानते हैं भी परत Q को जो अणु ऊपर की तरफ पार करते हैं वो क्या है भी इस परत R से क्या है भी टक्कर करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा भी देखिएगा। वो याद रखना इक्वेशन, परत R से अंतिम टक्कर के बाद, ठीक है, परत R से अंतिम टक्कर के बाद ताप T माइनस लैम्डा करली T अपॉन करली Z ग्रहण कर परत Q के एकांक क्षेत्रफल को, परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड, परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड ऊपर की तरफ पार करने वाले अणुओं की कुल अभिगमित ऊर्जा वो क्या हो जाएगी Nc/6। यहाँ पे भी क्या बेलन मान के जो पीछे वाली श्यानता गुणांक के अंदर वैल्यू को फाइंड किया था Nc/6, वो तो क्या हो जाएंगे भी ऊपर की तरफ जो अणु पार करते हैं उनकी संख्या। इसका जो डेरिवेशन देखना हो वो पिछले वाले लेक्चर के अंदर देख ले। तो अब क्या है भी कुल अभिगमित ऊर्जा क्या हो जाएगी, सिंगल अणु की ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 FkT हो जाएगी। F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो सिंगल अणु की ऊर्जा लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 Fk। टेम्परेचर क्या है भी ऊपर की तरफ जाएंगे, इसका टेम्परेचर क्या होगा भी ये होगा T माइनस लैम्डा करली T अपॉन करली Z। टोटल अणुओं की संख्या क्या है भी कुल अभिगमित ऊर्जा पूछिए, ये तो एक सिंगल अणु की अभिगमित ऊर्जा होगी। कुल सभी अणुओं की निकालनी है तो हमारे पास Nc/6 अणु जाते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे Nc/6। ये हो गए भी समीकरण नंबर 2। क्लियर। भी परत P से भी यहाँ से क्या भी परत P से टक्कर करने के पश्चात परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड पार करने वाले अणुओं की कुल अभिगमित ऊर्जा निकाल ली। भी यहाँ पे क्या है भी ऊर्जा के अभिगमन के बारे में चर्चा करनी है तो हम टोटल अभिगमित ऊर्जा ही निकालेंगे। उसी प्रकार के अभी परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड जो कि अभी ऊपर की तरफ जो अणु जाते हैं एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड ऊपर की तरफ पार करने वाले अणुओं की कुल अभिगमित ऊर्जा को क्या अभी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा आगे। क्लियर है यहां तक दोनों फैक्टर। परत Q के एकांक क्षेत्रफल को प्रति सेकंड Z दिशा में नेट अभिगमित ऊर्जा, थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दिया है,
विपर्त क्यू के एकांक क्षेत्रफल को क्या भी प्रति सेकंड ऊपर की तरफ अणु विपार करते हैं, नीचे की तरफ भी अणु क्या विपार करते हैं। तो यहाँ पे क्या भी नेट अभिगमित ऊर्जा निकालेंगे या नेट जेड दिशा के अंदर, वे ऊपर की तरफ है जेड डायरेक्शन, वो नेट अभिगमित ऊर्जा क्या हो जाएगी भी, ये जा रहा है ऊपर की तरफ भी, इस ऊर्जा में से इस ऊर्जा को घटा देंगे, ठीक है। तो वो ऊर्जा क्या थी भी ऊपर की तरफ जाने वाली Nc/6 इंटू 1/2 F के टेम्परेचर वहाँ पे क्या था भी T माइनस लैम्डा करली T अपन करली जेड, यही था। ये टेम्परेचर और निकाल देंगे भी, जेड दिशा के अंदर जा रहा है भी, ऊपर की तरफ जो अणु जाते हैं उनकी ऊर्जा माइनस नीचे की तरफ जो अणु आते हैं उनकी ऊर्जा घटा देंगे, तो नेट अभिगमित ऊर्जा आ जाएगी जेड दिशा के अंदर Nc/6 इंटू 1/2 F के T प्लस लैम्डा करली T अपॉन करली जेड, ठीक है। यही होगा। यहां से क्या हो जाएगा देखिएगा, इस फैक्टर से ये फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा देखिएगा 1/12 Nc/, अपॉन 1/6×12 Nc/, F के लैम्डा करली T अपॉन करली जेड माइनस 1/12 Nc/, F के लैम्डा करली T अपॉन करली जेड, यही चीज आ गई। यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा वो क्या जाएगा अभी, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आपके सामने क्या फाइंड हो जाएगा भी, अभिगमित ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर रहा है तो Ju से डिनोट कर देंगे जेड दिशा के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, लघुत्तम लेंगे, ये साइन क्या है भी नेगेटिव का ही है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, नेगेटिव का ही साइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी आपका -1/6 Nc/, F के लैम्डा करली T अपन करली जेड, ये आ गई भी नेट अभिगमित ऊर्जा। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 3। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी भी आपकी Cv = 1/2 Fr, ये हमने क्या भी फाइंड की थी। मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है भी, एक मोल गैस के अणुओं के लिए यूज करते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा का फैक्टर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भी, यदि इसको सिंपल विशिष्ट ऊष्मा के अंदर माने, ये तो आपकी क्या है भी मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। मोलर यूज करते हैं एक मोल गैस के अणुओं के लिए, और यदि आप सिंपल विशिष्ट ऊष्मा माने तो वो क्या हो जाएगी भी अणु भार और स्मॉल Cv से। ये यहाँ पे क्या है भी विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक, स्मॉल Cv है। एक मोल गैस के लिए इस प्रकार से डिनोट करेंगे,
और यहाँ पे क्या है भी सिंगल के लिए माने या भी सिंपल विशिष्ट ऊष्मा डिनोट करें तो इसको क्या स्मॉल cv से क्या भी डिनोट कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या है भी f की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। वो क्या आ जाएगी भी आपकी 2m स्मॉल cv सिंपल भी, ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, ये क्या है भी विशिष्ट ऊष्मा है, अपॉन r 2m cv अपॉन r। इसको क्या है भी इक्वेशन नंबर मान लो आपकी 5। वैल्यू पुट कर दो ऊपर वाले के अंदर। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा भी Ju माइनस 1/6 NC बार। F की वैल्यू क्या है भी 2 कैपिटल M स्मॉल cv r k लैम्डा करली t अपॉन करली z। तो यहां से जो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी Ju इक्वल टू 2 एकम 2 2 3 6। ठीक है। तो माइनस 1/3 NC बार M यहां पे क्या है भी टोटल अणुभार है, गैस का अणुभार है। इसको आप किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं N इंटू Na। अवोगाद्रो संख्या के क्या होता है भी बराबर होता है, सॉरी mNa के बराबर होता है। M यहाँ पे क्या है भी सिंगल अणु का द्रव्यमान है, N क्या है भी अवोगाद्रो संख्या के समान क्या है भी अणु होते हैं, mNa के क्या होता है भी बराबर होता है। और यहाँ पे क्या है भी पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी अवोगाद्रो संख्या को क्या है भी हमने N से डिनोट किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी आपका स्मॉल m N cv अपॉन r k लैम्डा करली t अपॉन करली z। यहां तक हो गया आपका। उसके बाद में हम देखते हैं Ju इक्वल टू माइनस 1/3 MnC बार और यहाँ पे क्या आ जाएगा भी 1/3 स्मॉल MnC बार। इस फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्वल टू क्या होता है भी आपका KNa होता है। तो यहाँ पे आपका R अपॉन Na के बाद अवोगाद्रो संख्या n मानना है तो R अपॉन n क्या हो जाएगा भी K हो जाएगा और N अपॉन R क्या हो जाएगा भी आपका 1/K हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा भी Cv अपॉन K। ठीक है, K लैम्डा करली T अपॉन करली Z। और यहाँ पे इसका कैंसिल आउट करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा भी Ju इक्वल टू माइनस 1/3 MnC बार K से K कैंसिल Cv लैम्डा करली T अपॉन करली Z। ये चीज क्या भी आपके सामने निकल के सामने आ जाएगी। इससे आगे डिस्कस करते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर।